हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा आज हमारा नया लेसन है विद्युत धारा। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें सीखने को मिलेगा कि विद्युत धारा क्या होती है या फिर इसके कौन कौन से टर्म हैं जो हमें उपयोग में लिए जाते हैं या फिर हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं या फिर हम किस प्रकार से उनके बारे में सीखते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट तो विद्युत धारा होती क्या, नॉर्मल सी अवस्था में या फिर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो हमारा जो करंट बह रहा होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होती है इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है सीखते हैं। मान लो ये क्या है, एक चालक है। विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है, चालक में प्रवाहित होती है या फिर अर्धचालक में, कुचालक में विद्युत धारा या फिर ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि इसके अंदर से आवेश प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा है, तो आवेश प्रवाह हो रहा है। आवेश को मैं क्यू से लिखता हूँ। ठीक है, आवेश प्रवाह हो रहा है। अब इस चालक के अंदर से आवेश प्रवाह हो रहा है और यदि मानो किसी एक बिंदु पर इकाई समय में, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, इसी बिंदु के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ से इकाई समय में जितने आवेश गुजरते हैं उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा क्या होगी, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक समय में या फिर इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा हमारे पास में क्या है, तो आवेश प्रवाह की दर, आवेश जो प्रवाह हो रहा है प्रवाह की दर, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम विद्युत धारा को प्रदर्शित किस प्रकार से करते हैं, तो हम लिखेंगे कि विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं विद्युत धारा का सूत्र लिख रहा हूँ। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है उसे सीखते हैं। विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेश जो होता है वो एकांक समय में कितना बह रहा है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश बराबर क्या है, Q, और समय बराबर क्या है, T। ये हमारा विद्युत धारा का सूत्र जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से फर्स्ट विद्युत धारा क्या होती है, तो हम कहेंगे किसी चालक के अंदर से आवेश प्रवाह की दर जो है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या फिर दूसरा विद्युत धारा की और क्या परिभाषा हो सकती है, तो हमने कहा किसी चालक के किसी बिंदु पर इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। मात्रक हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमारे जो फिजिक्स के जो भी चैप्टर है उनके अंदर यदि हमने मात्रक यदि कुछ भी भूल चुके हैं या फिर हम भूल गए हैं तो हमारा वहाँ पे नुकसान हो सकता है। जो हमें नंबर्स मिलने वाले हैं, मार्क्स मिलने वाले हैं, उसमें हमारा नुकसान हो सकता है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। याद रखेंगे, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, इसे एम्पी से भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या हुआ, एम्पियर। अब नेक्स्ट आगे कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमें पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या है। तो हम कहेंगे कि एकांक समय में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश एकांक समय में प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ उस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। अर्थ क्या हो, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश यदि एकांक समय में प्रवाहित हो रहा है तो उत्पन्न होने वाली धारा क्या होगी, विद्युत धारा होगी। ये हमारे क्या होता है, 1 एम्पियर का मान है। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हुआ, 1 एम्पियर का अर्थ हुआ कि 1 कूलाम आवेश यदि इकाई समय में यदि किसी चालक के अंदर से गुजर रहा है तो उस चालक में उत्पन्न विद्युत धारा हमारी क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तो ये हमारी धारा के बारे में था। फर्स्ट तो धारा के बारे में परिभाषा और फिर इसका सूत्र और इसका मात्रक और फिर 1 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा। यहाँ पे कूलम बराबर या फिर जो आवेश होता है उसके बारे में देख लेंगे। आवेश जो होता है NE होता है। N क्या है, नंबर्स ऑफ, ठीक है, या फिर जो संख्या है N नंबर्स है, जैसे कि हमने मान लिया 1 2 3 ऐसा कुछ भी। ठीक है, आगे तक चलता रहेगा। और दूसरा E इलेक्ट्रॉन, वैसे भी हमें पता है E से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रहा है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो किसी चालक में प्रवाहित हो रहे होते हैं वही हमारे क्या है, वही हमारा आवेश है। तो इस प्रकार से ये हमारे विद्युत धारा के बारे में था। ठीक है, अब यदि मान लो हमें कोई प्रश्न पूछे कि किसी चालक में 5 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 5 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें
इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है किताब के अंदर, तो उसे भी देख लेंगे, या फिर इस प्रकार के प्रश्न जो आएंगे उससे हमें याद रखना है किस प्रकार से करना है। Q बराबर क्या है, आवेश बराबर क्या है, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एक का मान है। ठीक है, फिर हमने कहा कि यदि वो हमें पूछे कि यदि किसी चालक में, मान लो ये चालक है हमारा, इसके अंदर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास में क्या है, ये n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे n बराबर Q अपॉन E, तो Q का मान रख लेंगे जो भी मान दिया गया, और इलेक्ट्रॉन का मान, जो भी इलेक्ट्रॉन का मान जो है उसका मान हम रख के इस प्रकार से हम जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे n का मान आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में विद्युत धारा के बारे में था। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास में और कुछ टर्म है जिसे हम सीखते हैं, विभव एवं विभवांतर। विभव एवं विभवांतर क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। विभव एवं विभवांतर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया नाम विभवांतर। विभवांतर का अर्थ क्या होता है, विभव में अंतर। ठीक है, जैसे कि यदि हम हिंदी से अर्थ समझे, और विभव का अर्थ क्या है, तो विभव का अर्थ हम जानते हैं, यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसे हम क्या कह रहे हैं, विभव है, वहाँ पे उपस्थित विभव है, या फिर इसे अर्थ समझते। ठीक है, जो इनकी परिभाषा है या फिर इनकी टर्म का अर्थ क्या होता है इसे हम सीखते हैं। फर्स्ट तो ये कि विभव क्या होता है। ठीक है, विभव क्या होगा, तो विभव हम यहाँ पे सीखते हैं। मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत के कारण उत्पन्न क्षेत्र। ठीक है, इसके अंदर किसी धनावेश को हम क्या कर रहे हैं, किसी धनावेश को अनंत से, कहाँ से, तो अनंत से। अनंत का अर्थ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ पे विभव 0 होता है। ठीक है, अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य हमारा क्या होता है, विभव होता है। तो विभव का अर्थ समझेंगे। विभव का अर्थ क्या हुआ, अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो हमारा क्या होता है, विभव होता है। ठीक है, विभव क्या कहलाएगा, अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, वह हमारा विभव कहलाता है। तो ये इस प्रकार से रहेगा W/Q। ठीक है, आवेश जो है उसे ले आने में जो किया गया कार्य है इसे हम क्या कह रहे हैं, विभव कह रहे हैं। तो विभव जो होता है अनंत पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में विभव, ये इस प्रकार से विभव का मान आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे विभवांतर क्या होता है। तो विभव में अंतर, जैसा कि हम अर्थ समझ रहे हैं विभव में अंतर, तो हमने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभवांतर का अर्थ क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जिनका अलग अलग प्रकार का मान है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जो दोनों में अंतर रहेगा विभव में, वही तो हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर क्या हो गया, बिंदु B पर विभव जो है और बिंदु A पर जो विभव है, इन दोनों के बीच में Q आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वह हमारा क्या है, विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, मात्रक तो हम याद रखेंगे वोल्ट। जो विभवांतर का मात्रक है वो मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट मात्रक होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से विभव क्या होगा, अनंत से किसी धनावेश को, अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक
ले जाने में जो यहाँ से ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और विभव अनंत पे शून्य होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे विभवांतर क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा क्या होता है, विभवांतर होता है। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक वोल्ट है। हाँ, नेक्स्ट आगे हम विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का मापन हम किस यंत्र से करते हैं, तो वो यंत्र क्या है, अमीटर है, ठीक है। और विभव जो होता है या फिर विभवांतर जो होता है, विभव या फिर विभव में तो कुछ अंतर होता नहीं है, इसलिए विभवांतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर को हम किससे दर्शाते हैं, V से, और अमीटर को हम किससे दर्शाते हैं, A से। तो जो अमीटर जो होता है, अमीटर वो हम जो परिपथ होता है, हमारा विद्युत परिपथ होता है, उसके अंदर हम श्रेणी क्रम में इसका उपयोग करते हैं या फिर इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर उसको हम किस में जोड़ते हैं, तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये क्रम क्या होते हैं हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम के बारे में हम सीखने वाले। ओम का नियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओम का नियम होता है क्या, इसे सीखते हैं। ओम के नियम का पहले तो कथन क्या है, इसे सीखते हैं। ये क्या कहता है कि यदि किसी चालक जो चालक है हमारे पास में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जो भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए, भौतिक अवस्था का अर्थ क्या हुआ, ताप, ठीक है, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, यदि इनको हम स्थिर रखा जाए, भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरा जो है A व B, सिरे A व B पर उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो किस पे निर्भर करता है या फिर वो किसके समानुपाती होता है, उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है विद्युत धारा के समानुपाती होता है। वापस से समझते हैं ओम के नियम का कथन क्या है। तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों सिरों पर विभवांतर कहाँ पे उत्पन्न होगा, दो अंतर कहाँ पे उत्पन्न होता है, जहाँ पे विभव अलग अलग होगा। तो अर्थ क्या होगा, एक सिरा ये, दोनों के ऊपर जो विभवांतर होगा, विभव में जो अंतर होगा वो किस पर निर्भर करेगा कि इस सिरे से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है और इस सिरे से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो इनका विभवांतर उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। अर्थ क्या हुआ, अर्थात जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती है, धारा के, ठीक है। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटा के हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले रहे हैं, जिसे हम लिख रहे हैं V = IR या फिर RI, ठीक है। और यहाँ पे R हमारा क्या है, तो प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है। नेक्स्ट आगे ये ओम का नियम था। अब ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमारे पास में एक ग्राफ बनता है, सत्यापन के लिए हमारे पास में एक ग्राफ बनता है। जैसे कि हमने मान लिया इसके अंदर एक हमारे पास परिपथ है, उसके अंदर हमने कुछ ये इस प्रकार से टर्म जोड़ दिए हैं, ठीक है, जो भी धारा नियंत्रक ये सारे, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ प्रतिरोध, ये बैटरी है और ये कुंजी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ जो भाग है वो जोड़े हैं परिपथ में। तो जब हम इस प्रकार से परिपथ में प्रतिरोध जोड़ के इस प्रकार से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो प्रतिरोध है इसका सिरा A व सिरा B, इसके ऊपर जो विभवांतर किस चीज़ के बारे में, विभवांतर और धारा, इन दोनों के मध्य जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो वो ग्राफ हमें इस प्रकार से एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास में इसका सत्यापन भी है। यहाँ पे हम किसके बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम धारा के बारे में, यहाँ पे विभवांतर के बारे में। हमने क्या कहा कि यदि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान के समानुपाती होती है। मान लिया कि धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हुई है, तो यहाँ पे जो विभवांतर है वो भी कितना है, 1 वोल्ट या फिर जो भी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2, ये 3, तो यहाँ पे भी ये मान कितना आ रहा है, उसी अनुपात में है। मान लिया ये जरूरी नहीं है कि ये 3 4 आए, लेकिन अनुपात वही रहेगा, जिससे कि हमें उन दोनों के मध्य जो बनने वाला ग्राफ है वो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो हमारा ये जो इन दोनों के बीच में संबंध है वो सत्यापित हो जाता है। नेक्स्ट आगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या, इसे सीखते हैं। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, R से। अब नेक्स्ट आगे प्रतिरोध होता क्या है। अब हमने कहा कि यदि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कोई चालक है हमारे पास में, AB पूरा चालक है, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आवेश प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा हमने पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर जो होती है वो हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होती है। अब यदि इस आवेश को इसके अंदर से प्रवाहित होने में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है तो उस बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। समझ आ रहा है क्या अर्थ हुआ कि यदि किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाह में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल इस प्रकार से है, ओम। अब नेक्स्ट आगे तो प्रतिरोध के बारे में पता चल गया कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध हमने कहा किसी चालक के अंदर से प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाह में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, उस बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो नॉर्मल सा जो हम परिपथ में जब उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से एक चालक का उपयोग करते हैं और ये हमारा प्रतिरोध है। इसके ऊपर हम R इस प्रकार से लिख देते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है। तो R बराबर क्या है, यहाँ से हमारे पास में R बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, P/I। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट उत्पन्न हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो 1 ओम क्या है, तो 1 ओम है यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है तथा चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। समझ आ रहा होगा। किसी चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तो ये नॉर्मल सी परिभाषा 1 ओम की, ठीक है, ये 1 ओम की परिभाषा है, इसे भी हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आगे कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये निर्भरता हम देख लेते हैं, निर्भर किस पे करता है। तो एक तो ये कि चालक की लंबाई पर, चालक की जो लंबाई होती है, चालक की जो लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट ये कि चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। दूसरा क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो ये किस पे निर्भर करता है। फर्स्ट किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है वो किस पर निर्भर करता है। फर्स्ट तो ये कि चालक की लंबाई क्या है, दूसरा क्या है चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है। इन 2 चीज़ों पे ये क्या करता है, निर्भर करता है, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो।